characteristics of a good assessment, there are range of characteristics which starts from validity to reliability, reliability to objectivity, administrability, scorability, practicality, comprehensiveness, interpretability, economy, backwash, and comparability. सबसे पहली हमारे सामने वैलिडिटी है, टेस्ट की सेहत। जहां मुख्तलिफ टेस्ट की क्वालिटीज़ हैं, वहां पर सबसे पहली और सबसे अहम जो है वो टेस्ट की सेहत के एतबार से है। इट रेफर्स टू द डिग्री टू विच ए टेस्ट मेजर्स व्हाट इट्स सपोज टू मेजर। टेस्ट जिस मकसद के लिए बनाया गया, अगर वही मकसद पूरा कर रहा हो, या जिस मकसद के लिए किसी भी टेस्ट को डिज़ाइन किया गया, अगर वही मकसद टेस्ट जो है वो पूरा कर रहा हो, तो हम कहते हैं वो वैलिड टेस्ट है। आपने टेस्ट बनाया है असेसमेंट का, तो असेसमेंट के ऊपर ही उसके अंदर क्वेश्चन। टेस्ट आपने बनाया है उर्दू के अंदर नॉलेज को असेस करने का, तो वो उर्दू के अंदर उर्दू के सब्जेक्ट के बारे में जो नॉलेज को असेस कर रहा होगा, तो ऐसा टेस्ट वैलिड टेस्ट होगा। A test is measures what it intends to measure or what is supposed to measure. So it is the usefulness of the test for a given measure. जो टेस्ट वैलिड होगा वो रिलायबल भी होगा। So the legibility of the handwriting, skills in writing, and the use of sentence structure are some factors that affect the validity of a test. जहाँ बाकी काफ़ी फैक्टर्स हैं, उसमें हैंड राइटिंग है, यूज़ ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर है, स्किल्स ऑफ राइटिंग है, इससे भी वैलिडिटी मुतासर होती है। तो जब इसकी हम टाइप्स को देखते हैं, तो कंटेंट वैलिडिटी होती है, क्राइटेरियन वैलिडिटी होती है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी होती है। सो बुनियादी तौर पर हम यही तीन देखेंगे, कंटेंट, क्राइटेरियन और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, और ये देखने के बाद फिर हम रिलायबिलिटी के ऊपर जाएंगे। सो पहली कंटेंट वैलिडिटी है, demonstrating that a test is relevant to and covers all possible dimensions of the content or ability। जब कोई टेस्ट आपका बनाया जाए और टेस्ट वो तमाम यूनिट्स को कवर कर रहा हो, तो ऐसा टेस्ट हम कहते हैं कंटेंट वैलिड टेस्ट है। आपके 9 यूनिट्स हैं, तो कम से कम वो 9 यूनिट्स को कवर कर रहा हो, तो ऐसे टेस्ट को हम वैलिड टेस्ट कहेंगे। ये वैलिडिटी है। इसी तरह से फेस वैलिडिटी है। A test measures what it expected to measure. For example, tests related to religious affiliation should have questions regarding religious rather than have smoking habits type questions. So face validity, जब आप पेपर को देखते हो, तो देखते ही आपको पता चल जाता है कि हाँ ये पेपर असेसमेंट का है। पहली नज़र में, पहली निगाह में जैसे ही आप सरसरी तौर पर पेपर को देखो, तो आपको पता चल जाए कि ये पेपर असेसमेंट का पेपर है। अगर नहीं होगा तो इसका मतलब है दैट पेपर इज नॉट हैविंग फेस वैलिडिटी। जैसे हम डाक का लेटर देखते ही कहते हैं कि ये रजिस्ट्री है, तो ये उसकी फेस वैलिडिटी है कि वो उसको रजिस्टर्ड शो कर रहा है। ऑर्डिनरी है तो ऑर्डिनरी का पता चल जाएगा। इसी तरह से पेपर को देखते ही पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट से मुतल्लिका है। थर्ड वन इज द क्राइटेरियन वैलिडिटी। Criterion validity demonstrating a relationship between test scores and some criterion which is the indicator of the ability. Criterion validity, जब हम किसी भी टेस्ट के स्कोर्स जो हैं वो पहले से सेट क्राइटेरियन के मुताबिक देखेंगे और उसके मुताबिक वो पूरे उतरेंगे, तो ऐसी सूरत में हम कहेंगे कि ये टेस्ट क्राइटेरियन वैलिड टेस्ट है। हमने इसको पहले जांच लिया और इसको किसी क्राइटेरिया के ऊपर परख भी लिया। सो ये क्राइटेरियन वैलिड टेस्ट है। और क्राइटेरियन वैलिडिटी जो है उसकी फर्दर दो टाइप्स हैं, एक कंकरेंट वैलिडिटी है और एक प्रेडिक्टिव वैलिडिटी है। कंकरेंट वैलिडिटी, डिग्री टू विच ए टेस्ट कोरिलेट्स विद सम अदर टेस्ट एमिंग एट मेजरिंग द सेम स्किल। सो इफ टेस्ट इज सपोर्टेड by already existing empirical evidence then it has concurrent validity। जैसे मैंने पहले कहा कि आपके पास पहले से रिजल्ट्स हैं, पहले से उन रिजल्ट्स को जब आप कंपेयर करते हो विद दैट टेस्ट, सो ऐसी सूरत में वो जो रिजल्ट्स होंगे, उन रिजल्ट्स की बुनियाद पे आप कहोगे कि आपका टेस्ट जो है ये वैलिड टेस्ट है, और उस वैलिड टेस्ट को फिर आप कहोगे ये कंकरेंट वैलिड टेस्ट है। और क्राइटेरियन की ही दूसरी टाइप जो है वो प्रेडिक्टिव वैलिडिटी है, डिटरमिनिंग हाउ वेल टेस्ट स्कोर्स प्रेडिक्ट्स सम फ्यूचर बिहेवियर। सो फ्यूचर बिहेवियर कैसे होगा? इफ न्यू फाइंडिंग्स support the prediction of the measures in question. For example, so introduction of new test results
इन ड्रॉप आउट ऑफ स्टूडेंट्स, फ्यूचर बिहेवियर क्या है कि आपने कोई नया क्वेश्चन डाल दिया। कोई नया क्वेश्चन डालने से या क्वेश्चन का स्टाइल चेंज करने से तालिब इल्म फेल हो जाते हैं। ऐसी सूरत में वो प्रेडिक्टिव वैलिड नहीं होता। डिटरमिनिंग हाउ वेल टेस्ट स्कोर्स प्रेडिक्ट सम फ्यूचर बिहेवियर, आप टेस्ट देते हो और देखते हो कि आइंदा फ्यूचर में तालिब इल्मों का रिजल्ट किस तरह से होगा। इसीलिए प्रेडिक्टिव वैलिडिटी के लिए पहले से सैंपल टेस्ट जो है वो दिए जाते हैं कि आप उसी सैंपल को सामने रखते हुए टेस्ट बनाओ, और वो सैंपल को सामने रखते हुए जब टेस्ट बनाते हैं तो वो प्रेडिक्टिव वैलिड टेस्ट जो है वो कहलाते हैं। तो ये तीन तरह से आपके सामने आ गई। चौथी जो टाइप है वैलिडिटी की, दैट इज कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। So it concerns the extent to which performance of a test is consistent with predictions that we make on the basis of a theory of abilities or constructs. Construct validity जो होती है इसको हम बाज़ कहते हैं that is actually more nearer to reliability। आप कहते हो ये मैंने टेस्ट बनाया है और ये टेस्ट ऐसा है कि इसके अंदर तालिब इल्म के रिजल्ट्स कंसिस्टेंट आएंगे। बनाने को कंस्ट्रक्ट कहते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं और फिर हम कहते हैं जी कि इसके रिजल्ट्स कंसिस्टेंट आएंगे। दैट मीन कि इट इज़ बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। इसके जो रिजल्ट्स हैं वो कंसिस्टेंट हैं विद द प्रेडिक्शंस। आपने एक टेस्ट बनाया और टेस्ट जो है ये डिफरेंस को मेजर करेगा, और अगर वो डिफरेंस को मेजर कर रहा है और एक दफ़ा भी करेगा, दूसरी दफ़ा भी करेगा, तीसरी दफ़ा भी करेगा, डेट मीन के डेट टेस्ट इज कंस्ट्रक्ट वैलिड। दो मुख्तलिफ ग्रुप्स को दिया है ना, टू ग्रुप्स को दिया है और उसके ऊपर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन उनका लिया है। अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दोनों की वो मेजर करता है तो डेट मीन इट इज़ ए constructively valid test. So construct validity है। There are four methods by which we can establish the validity of a given test. So by judging of the competent teachers, जो competent teachers हैं वो देखते ही टेस्ट को कह देते हैं ये वैलिड है या नहीं है। तीन या तीन से ज़्यादा उस फील्ड के जो टीचर्स हैं उनको टेस्ट दें, वो देखते ही बता देगा कि ये टेस्ट वैलिड है या नहीं है। तो एक्सपर्ट्स ओपिनियन के ज़रिए से टेस्ट की वैलिडिटी हम देखते हैं। दूसरा जो है बाय कोरिलेटिंग द रिजल्ट ऑफ टेस्ट स्कोर्स अगेंस्ट एन आउटसाइड वैलिड क्राइटेरियन। जो पहले से कोई वैलिड क्राइटेरियन है उस वैलिड क्राइटेरियन के अगेंस्ट टेस्ट स्कोर जो है उसको कोरिलेट करते हैं। इस तरह से हम वैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं। तीसरा बाय कंप्यूटेशन ऑफ द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट द आंसर्स राइट बोथ इन द अपर एंड लोअर ग्रुप्स। दो ग्रुप्स हैं, अपर ग्रुप्स हैं और लोअर ग्रुप हैं। हाई अचीवर्स हैं, लो अचीवर्स हैं। हाई अचीवर्स और लो अचीवर्स के जो रिजल्ट्स हैं उनकी जो परसेंटेज है उनको कंप्यूट करके भी हमें पता चल जाता है। एंड चौथा बाय फैक्टर एनालिसिस। फैक्टर एनालिसिस के ज़रिए से भी आप टेस्ट की वैलिडिटी को आप डिटरमिन कर सकते हैं। चार तरह से हमारे पास ये तरीका है। और फिर रिलायबिलिटी क्या है, जैसे हमने वैलिडिटी की बात की, इसी तरह से रिलायबिलिटी हम किसे कहते हैं, दैट इज एक्चुअली द सेकंड इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए गुड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इट रेफर्स टू द कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट्स, इट मेजर्स व्हाट इट्स सपोज्ड टू मेजर। ये वैलिडिटी थी, और जहां पर कंसिस्टेंसी इन रिजल्ट्स आ जाए, एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट्स आ जाए, तो उसको फिर हम कहते हैं कि ये रिलायबिलिटी है। अगर जितनी दफ़ा भी टेस्ट देंगे और टेस्ट के रिजल्ट सेम आएंगे तो फिर इसका मतलब है कि ये जो टेस्ट है ये हाई रिलायबिलिटी का हामिल है। ए टेस्ट to be reliable should yield essentially the same scores when administered twice to the same group of students। मुख्तलिफ औकात पर जब आपने टेस्ट को एडमिनिस्टर किया और मुख्तलिफ औकात पे एडमिनिस्टर करने के बाद अगर सेम रिजल्ट्स आते हैं तो इसका मतलब है कि वो रिलायबिलिटी में हम सपोज यही करते हैं कि स्कोर जो है वो इक्वल आएंगे, बिकॉज द कंसिस्टेंसी ऑफ द रिजल्ट सेज दैट थिंग दैट द स्कोर शुड बी द सेम एट ईच एंड एवरी टाइम व्हेन दैट टेस्ट इज एडमिनिस्टर्ड। स्कोर सेम होने चाहिए और कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट्स भी इसी चीज़ की डिमांड करता है। और हम सपोज भी यही करते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट को टेस्ट दिया जाता है, उसके 80 मार्क्स आते हैं लेकिन दूसरी दफ़ा भी देते हैं तो 80 ही आते हैं, तो फिर हम कहते हैं ये रिलायबल है। बट
ऐसे अक्सर होता नहीं, क्योंकि ह्यूमन है और ह्यूमन बीइंग जो है वो हर दफा एक ही तरह से बिहेव नहीं करते. यू कैन से एट वन टाइम इट इज 80 and on second time it is 82 or 78. So in this way the test is said to be again reliable. हम ऐसे टेस्ट को भी रिलायबल ही कहेंगे. रिलायबिलिटी को कैसे हम मेजर कर सकते हैं? तीन बुनियादी तरीके हैं रिलायबिलिटी को मेजर करने के. एक हम कहते हैं टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, दूसरे को हम कहते हैं स्प्लिट हाफ और इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी, और तीसरा जो है पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी और इक्विवेलेंट फॉर्म reliability. So in test retest reliability, the single form of test is administered twice on the same sample with a reasonable time gap. एक ही टेस्ट वो दो दफा सेम सैंपल के ऊपर रीजनेबल टाइम गैप के साथ एडमिनिस्टर किया जाता है. एक ही टेस्ट है, दो दफा दिया जाना है, सेम स्टूडेंट रहने हैं, लेकिन टाइम डिफरेंट है. सो दो चीजें हैं, एक टेस्ट दो दफा देना है और एक दो मुख्तलिफ औकात में देना है. एक ही टेस्ट है और उन्हीं तालिब इल्मों को देना है. So in this way, two administration of the same form of two independent set scores are being achieved. So the two sets, when correlated, gave the value of the reliability coefficient. जब इन दोनों वैल्यूज को, दोनों टेस्ट स्कोर्स को हम कोरिलेट करेंगे तो उससे जो वैल्यू आएगी वो रिलायबिलिटी कोफिशिएंट की आएगी, और उसके ऊपर हम कहेंगे कि ये हमारा टेस्ट जो है ये हाईली रिलायबल है या ये हमारा टेस्ट जो है वो रिलायबल नहीं है. और ये वही चीज़ है, डेट इज मेजर 1 एंड मेजर 2 टेस्ट इज द सेम, बट एक टाइम 1 पर एडमिनिस्टर हुआ एक दफ़ा और वही टेस्ट जो है वो टाइम 2 पर एडमिनिस्टर हुआ. सो सेम टेस्ट है, सेम सैंपल है, डिफरेंट टाइम्स है. सो टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी के ज़रिए फिर मेजर्स इंस्ट्रूमेंट है टू टाइम्स for multiple persons, compute correlation between the two measures, assume there is no change in the underlying trait between time 1 and time 2, और इस तरह से जो टेस्ट होगा वो टेस्ट रीटेस्ट होगा. फैक्टर्स कौन से हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी के ऊपर? क्लियर इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, अगर क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं होगी तो रिलायबिलिटी इफेक्ट हो जाएगी. सो क्वेश्चन जो है वो अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ डिफिकल्टी के ऊपर मौजूद हों, जो भी सवालात हों वो फर्स्ट लैंग्वेज के अंदर हों तो ज़्यादा बेहतर है, और अनएम्बिगुअसली फ्रेज्ड क्वेश्चन जो हैं उनसे बचा जाए. सो ये तीन चीज़ें हैं. क्लियर इंस्ट्रक्शन ना होना, ऐसे टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी मीन एक दफ़ा इंस्ट्रक्शन कुछ और थी, दूसरी दफ़ा कुछ और दे दी. इसी तरह से क्वेश्चन जो हैं वो पहली दफ़ा किसी और लैंग्वेज में, पहली दफ़ा उर्दू में दिए, दूसरी दफ़ा इंग्लिश में दे दिए. सो टारगेट लैंग्वेज मीन कि जिस लैंग्वेज में पहली दफ़ा दिए उसी लैंग्वेज में दूसरी दफ़ा दे. सो एक दफ़ा उर्दू में दे दिए, एक दफ़ा इंग्लिश में दे दिए. इसी तरह से अनएम्बिगुअस फ्रेज जो है, ये क्वेश्चन जो है एक दफ़ा डाल दिए, एक दफ़ा उनको सही कर लिया, तो ऐसी सूरत में जो रिलायबिलिटी है वो अफेक्ट हो जाएगी. जो दूसरी टाइप है वो है स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी. Split half, other name is internal consistency reliability. So it indicates the homogeneity of the test. And homogeneity कैसे होगी? This method, the test is divided into two equal halves or nearly halves. Common way of this test is the odd even method. हम odd even method के जरिए आसानी के साथ कर लेते हैं, बट odd even से हट के भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ odd even ही हो. जैसे आपके सामने है कि आइटम 1 जो टेस्ट 1 में है, आइटम 2 जो है वो टेस्ट 2 में है, फिर 3 और 4 आइटम 1 में है, 5 और 6 जो है वो आइटम 2 में है, लेकिन है इक्वल हाफ. सो इन इक्वल हाफ के जरिए से रिलायबिलिटी हम मेजर करते हैं. सो ट्रायल दो हैं क्योंकि दो टेस्ट हो गए. सो सेम स्टूडेंट्स हैं, सेम स्टूडेंट्स को एक दफ़ा एक हाफ दिया और दूसरी दफ़ा दूसरा हाफ दिया, तो इस तरह से ये स्प्लिट हाफ टेस्ट जो है वो बन गया. So factors contributing to split half reliability is careful items writing, guiding by item specification. आपको आइटम स्पेसिफिकेशन, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बना के जो है वो केयरफुल आइटम्स राइट करने चाहिए. फील्ड टेस्ट एंड आइटम एनालिसिस लाजमी करना चाहिए. एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट विद रेफरेंस टू आइटम परफॉर्मेंस. अगर ये चीज़ें मद्देनज़र नहीं रखी जाएंगी तो फिर स्प्लिट ऑफ रिलायबिलिटी नहीं आएगी. जो तीसरी टाइप है
पैरेलल फार्म रिलायबिलिटी, उसको अल्टरनेटिव फार्म रिलायबिलिटी भी कहते हैं, इक्विवेलेंट फार्म रिलायबिलिटी भी कहते हैं, कंपैरेबल फार्म रिलायबिलिटी भी कहते हैं। सो चार नाम हैं, एक तो पैरेलल फार्म है, दूसरा अल्टरनेटिव फार्म है, तीसरा इक्विवेलेंट फार्म है, चौथा कंपैरेबल फार्म है। ये पहली से बहुत मिलती जुलती है। पैरेलल फार्म जो नाम से जाहिर है, पैरेलल फार्म मीन के दो टेस्ट होंगे। So the alternative form techniques to estimate reliability is similar to the test-retest method, except that different measures of a behavior rather than the same measure are collected at different times. टेस्ट रीटेस्ट उसी तरह से दिया जाता है, सेम स्टूडेंट्स हैं, टेस्ट मुख्तलिफ होगा, दो मुख्तलिफ पैरेलल फॉर्म टेस्ट जो बने हुए हैं वो दिए जाएंगे, और फिर जो दो मुख्तलिफ हैं उसके अंदर सैंपल ऑफ बिहेवियर भी मुख्तलिफ है। So if the correlation between the alternative form is low, it could indicate that considerable measurement error is present because two different scales were used. अगर correlation कम हो तो इसका मतलब है कि कोई मेजरमेंट एरर मौजूद है, क्योंकि दो डिफरेंट स्केल जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं, तो डिफरेंट स्केल्स को इस्तेमाल करने से फिर रिजल्ट्स जो हैं वो अफेक्ट हो सकते हैं। सो कैसे होंगे? फॉर्म ए है, एक टेस्ट है, दूसरा टेस्ट है, स्टूडेंट सेम है। सो एक ही टाइम पर वो टेस्ट दिया जा रहा है, और देने के बाद फिर जो रिजल्ट आएंगे इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो उससे टेस्ट की जो रिलायबिलिटी है वो हमारे सामने आ जाएगी, जिसको हम पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी कहते हैं। फिर फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी, द डेवलपमेंट ऑफ इक्विवेलेंट फॉर्म स्पेसिफिकेशन दैट डिस्क्राइब टूल कंटेंट। डेवलपमेंट ऑफ इक्विवेलेंट फॉर्म जो है ये बहुत मुश्किल है, और इसके लिए स्पेसिफिकेशन जो है वो आपको बनानी पड़ेगी। स्पेसिफिकेशन दैट डिस्क्राइब टूल कंटेंट जो है, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बना के आप करेंगे तो बेहतर होगा, नहीं करेंगे तो पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी इफेक्ट हो जाएगी। ट्रायल ऑफ टूल्स बिफोर डाटा कलेक्शन टू इंश्योर इक्विवेलेंस। सो दोनों टेस्ट को आपको पहले से उसको एज ए ट्रायल यूज करना पड़ेगा ताकि आप उसकी इक्विवेलेंस को इंश्योर कर सको। अगर आप उसको प्रायर टू एडमिनिस्ट्रिंग अगर आप उसको एज ए ट्रायल यूज नहीं करते तो फिर आपको उसके अंदर से मिस्टेक्स का पता नहीं चलेगा, और ऐसी सूरत में वो टेस्ट जो है वो रिलायबिलिटी नहीं दे पाएगा। So methods of determining reliability, there are three methods to establish reliability. जैसे हमने वैलिडिटी की बात की थी उसी तरह से रिलायबिलिटी का भी मेथड है कि कैसे आप डिटरमिन कर सकते हो। बाय कोरिलेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ टेस्ट which was administered twice to the same students at different times, जो टेस्ट रीटेस्ट है। इसी तरह से by comparing the results of the test with those of reliable test, and the third one is by correlating the results of the test which was administered once to the students. In the case of correlation of the test conducted once, the results are divided or broken into two sets which may be done on the basis of certain criterion. सो टेस्ट को आप दो हिस्सों में, टेस्ट रिजल्ट्स को आप दो हिस्सों में डिवाइड कर लो, टेस्ट रिजल्ट्स को दो हिस्सों में डिवाइड करके फिर आप उसके जो स्कोर्स हैं उनको आप कोरिलेट करो, तो उससे भी हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हाउ मच रिलायबल इज। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।